नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज बहस उस मुद्दे पर जिसने हम सबको झकझोर दिया है, हमें सोचने के लिए मजबूर किया है कि आखिर हमारे नेता और हुक्मरान इतने असंवेदनशील क्यों होते हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया में एक नाबालिग की रेप के बाद मौत हो जाती है। परिवार का आरोप है कि उसकी बच्ची के साथ टीएमसी के नेता के एक बेटे ने रेप किया, लेकिन ममता बनर्जी में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि ऐसे मौके पर वो कम से कम मरहम लगाने वाला बयान देती। ममता ने उल्टा पीड़ित परिवार को पहले भरसक कोसा और ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। आखिर एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता ने रेप कांड जैसे मुद्दे पर भी शर्मनाक बयान क्यों दिया? ममता का वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। आपको बताएंगे कि हमारे नेता किस कदर सत्ता के नशे में मतांध हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी बयानबाजी कर चले जाते हैं। कोई ये कहता है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो कोई ये कहता है कि रेप हो तो लेटकर मजे ले। ऐसे ही असंवेदनशील नेताओं की सोच पर आज करेंगे बहस, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अपनी रेप बोलबेन ना, प्रेगनेंट बोलबेन ना, लव अफेयर्स बोलबेन। सत्ता का नशा इतना भी ठीक नहीं कि सियासत असंवेदनशील हो जाए। रेप जैसी घटना पर भी सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुक्मरान की जुबान से ऐसी भाषा निकले। ममता बनर्जी ने जो कहा उसे आप खुद सुनिए और समझिए कि आखिर एक महिला मुख्यमंत्री की किसी बच्ची के साथ रेप की घटना पर क्या सोच है। পুলিশ এখনো জানতে পারেনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই যে তোমরা দেখাচ্ছ বারবার একটা বাচ্চা মেয়ে মারা গেছে নাকি রেপ হয়ে, আপনি রেপ বলবেন না, প্রেগনেন্ট বলবেন না, লাভ অ্যাফেয়ার্স বলবেন? এটা এনকোয়ারি করেছেন কি? আমি পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনাটা খারাপ, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলেটির সাথে মেয়েটির নাকি লাভ অ্যাফেয়ার ছিল আমি শুনেছি। 4 अप्रैल की रात नदिया जिले के हंसखाली ब्लॉक में एक 14 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बच्ची एक बर्थडे पार्टी में गई थी, जहां उसके साथ रेप हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। মানে 8 সমরকালী সালের জন্মদিনে আমার মেয়েটা গেছে। ওই বাড়ি থেকে এসে আমার মেয়েটার ওই অবস্থা, শরীর খারাপ। কি অবস্থা? শরীর কি খারাপ হয়? প্রচন্ড বিরাট ভাঙে। पीड़ित परिवार के आरोप पर टीएमसी नेता समरेंद्र गोवाला के 21 साल के बेटे ब्रज गोपाल गोवाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ममता बनर्जी के शर्मनाक बयान ने पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वहीं ममता के गैर जिम्मेदाराना बयान से बीजेपी आग बबूला है। তিনি পুলিশকে বলেছেন এটা লাভ অ্যাফেয়ার্স কিনা, প্রেগনেন্ট ছিল কিনা এগুলো তদন্ত করতে। খুব লজ্জা, বাংলায় এইরকম একজন মুখ্যমন্ত্রী বসে আছে। ওই জন্য তো বলেছি ব্লিচিং আর ফিনাইল দিয়ে আগে মুখটা পরিষ্কার করুন। नाबालिग से रेप की घटना के बाद बीजेपी नेताओं का नदिया में कूच जारी है। दिल्ली से भी नदिया की दिल दहला देने वाली घटना पर नजर रखी जा रही है। कोलकाता में बैठी ममता बनर्जी को दिल्ली से ही बीजेपी नसीहत का पैगाम भेज रही है। वहाँ पे इसी तरह से बेहुदा बेशर्मी से भरपूर जघन्य अपराध होते रहेंगे और तृणमूल कांग्रेस उसको जस्टिफाई करती रहेगी, उसको संरक्षण देती रहेगी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती कि आप इतने बड़े जघन्य अपराध को जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी फटाफट मन में आया बोल दिया। इस तरह सोच जो है उसी से पता चलता है कि कितने सीरियसली वो अपने राज्य को चला रही है। नदिया कांड को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग उठ गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी घटनाओं पर हमारे देश के नेता कब संवेदनशील होंगे। नदिया से ऋतिक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो। लगातार जो पश्चिम बंगाल के आंकड़े हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में, वो अपने आप में चौंकाते हैं। हर महीने इस तरह की खबरें सामने आती हैं जो दिल को दहला जाती हैं। बावजूद इसके 14 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप और फिर उसकी जान चली जाती है, और एक मुख्यमंत्री का इस तरह का असंवेदनशील बयान अपने आप में बेहद परेशान करता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे कैलाश विजयवर्गीय,
जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के और आप केंद्रीय भाजपा के प्रभारी भी थे पश्चिम बंगाल में। उनके साथ हम बातचीत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी भी राज्यसभा के सांसद हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी की ओर से। टीवी स्क्रीन पर आपको रिजु दत्ता दिखाई दे रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है आप टीएमसी के। सुजाता पांडे जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लॉयर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले रिजु दत्ता जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि जो आरोपी है वो एक टीएमसी नेता का बेटा है, इस वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 14 साल की उस मासूम बच्ची का चरित्र हनन करेंगी और उसको लेकर सवाल खड़े कर देंगी। आप लोगों को अंदाजा है कि मुख्यमंत्री की ओर से कितना गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील बयान दिया गया है रिजु दत्ता जी। 14 साल की बच्ची जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी उसको लेकर इस तरह की टिप्पणी। चित्रा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बातें कही जा रही है कि टीएमसी का लीडर था इसलिए ममता बनर्जी ने ऐसे भाषण दिया, ये सरासर गलत है। पहले मैं तृणमूल के प्रवक्ता के तौर पे आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस पूरी घटना की कठोर तरह से निंदा करते हैं और ऐसे जघन्य अपराध को कभी क्षमा नहीं करते हम बंगाल में। अभी आपके जो व्यूअर्स हैं, लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए कुछ तथ्य देना चाहता हूं कि शायद वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। ये घटना घटी थी 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल को वो बच्ची की जान चली गई। उसके बाद उसके परिवार ने उस बच्ची का संस्कार किया, मतलब दाह संस्कार कर दिया, और 10 अप्रैल को वो गए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने। तो लास्ट तक नहीं है पुलिस के पास, फिर भी उनकी जुबानी पे पुलिस ने एफआईआर दायर किया और एफआईआर में आईपीसी 306 और एक परिवार की 14 साल की बच्ची मर चुकी है और आप लोग इस तरह का कुतर्क गढ़ रहे हैं, इस तरह का कुतर्क गढ़ रहे हैं रिजु दत्ता जी। जब एक मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही पूरे मामले पर सफाई दी जाएगी और आरोपी को बचाने की कोशिश की जाएगी तो आपसे भरोसा उठ जाएगा रिजु दत्ता जी। जितनी भी बातें आप लोगों की ओर से कही जाएंगी, एक परिवार की एक बच्चे की मौत हो चुकी है, उस परिवार का रेप का आरोप है और यहाँ पर कुतर्क गढ़ रहे हैं आप लोग। चित्रा जी, ये कोई वेब सीरीज नहीं चल रहा है, आपका एक बहुत माननीय चैनल है, बहुत लाखों वेब सीरीज चलाने के लिए बैठे भी नहीं हो रहे दत्ता जी यहाँ पर। थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा। मुझे याद है ममता बनर्जी हाथरस भेज देती हैं अपनी पूरी की पूरी फौज को सांसदों की कि वहां पर जाके यूपी सरकार पर हमला कीजिए, और जब खुद उनके राज्य में इस तरह की स्थिति, मैं थी हाथरस में, और जब उनके राज्य में इस तरह की तस्वीर बनती है तो वो कहती हैं कि लव अफेयर का मामला है। अरे 14 साल की बच्ची की मौत भी हो चुकी है, कम से कम उसकी मौत के बाद तो संवेदनशील बयान की उम्मीद आप लोगों से की जानी चाहिए थी रिजु दत्ता जी। नहीं, अगर आप हमें बोलने नहीं देंगे, मैं तृणमूल की तरफ से हूं, तो आप और बीजेपी के प्रवक्ता ही कर लेते शो। आप मेरा बात तो खत्म करने दें। अरे तो कुतर्क बोलेंगे तो थोड़ी ना आपकी बातों को नहीं, कोई कुतर्क का बात नहीं है, कुतर्क का बात नहीं है। शायद आपको नहीं पता, आपके जो सुनने वाले वो समझ रहे चीज को कि उसके बाद भी जो दोषी हैं वो तृणमूल हो बीजेपी हो, बंगाल में हम रंग और पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखते हैं। उन लोगों को फैमिली की जुबानी पे उनके ऊपर आईपीसी 376 जो गैंग रेप और 302 मर्डर के चार्जेस लगा। ममता बनर्जी का जो बयान है, मैं एज इट इज अपने दर्शकों को जरा 4 लाइन में बता देती हूं। उनका ये कहना है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि नाबालिग लड़की की रेप की वजह से मौत हुई। मुझे बताया गया है कि लड़की का लड़के संग अफेयर था, सारा जोर इस बात पर है कि अफेयर था, सारा जोर। तो मौत कैसे हुई? मौत कैसे हो गई? लव अफेयर था, मौत कैसे हो गई बताइए आप। आपने तो जांच कर ली ना खुद की जुबान से। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं आपको कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शायद आप लोगों को नहीं पता या जो सुनने वाले उनको नहीं पता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की होम मिनिस्टर भी हैं, स्वराष्ट्र मंत्री या गृह मंत्री भी है बंगाल की। वो उनका डायरेक्ट खबर उनके पास आता है डीजी पुलिस के तौर पे, और ये वहां का रिपोर्ट है कि उन दोनों में एक रिश्ता था। अभी जहां पर परिवार ने सबको जला दिया है, जिसका फोरेंसिक एविडेंस नहीं, फिर भी हमने अरेस्ट किया। तृणमूल हो, कोई हो, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं नहीं, क्या परिवार के लोग झूठ बोल रहे हैं? जिसकी 14 साल की बच्ची की जान जा चुकी है, क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? तो जब लव अफेयर था तो अरेस्ट क्यों किया? जब लव अफेयर था तो अरेस्ट क्यों किया? अपने ही बातों में उलझ रहे हैं आप लोग। नहीं, उनके जुबान पे, उनके परिवार की जुबान को हम मानते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, तभी तो अरेस्ट किया। वो तृणमूल का कौन है हमें कोई मतलब नहीं है। जो इस जघन्य अपराध से जुड़े हुए हैं वो सब अभी जेल की सलाखों के पीछे, और कोर्ट अभी बयान देने के पहले जरा सोचना चाहिए उस परिवार के बारे में भी जहां पर मातम पसरा हुआ है, जहां पर मातम पसरा हुआ है, जहां पर 14 साल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची
अगर मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगी तो इस बात को कैसे ना स्वीकार किया जाए कि वहां पर अपराधियों की मनोबल और ज्यादा बढ़ेंगे। सुजाता पांडे, इस बारे में मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। बीजेपी के नेता जैसे जुड़ते हैं उनके पास में जाऊंगी। सुजाता पांडे जी, ममता बनर्जी का यह बयान क्या समझ में आता है आपको? देखिए चित्रा जी, एक औरत होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते और साथ ही साथ इस राज्य की गृह मंत्री होने के नाते ये बयान की जितनी भर्त्सना, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यहाँ रिजुदत्ता आपसे जिम्मेदार होने की बातें कर रहे थे। ये बयान जिम्मेदारी है पहले, और ये अभी कह रहे हैं कि उस लड़की का प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग था तो क्या उसको मार दिया जाएगा? क्या प्रेम प्रसंग था तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी मना किया जाएगा? क्या प्रेम प्रसंग था तो आप ये कह रहे हैं कि 5 दिनों बाद क्यों घटना की सूचना दी गई? अरे आपको पता नहीं है 99% जो घटनाएं होती हैं उसकी तो FIR तक नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती? आप जैसे और आपकी जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं जैसे लोगों के लिए नहीं होती। जब वो कहती हैं कि ये तो रेप नहीं है, ये तो प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग था या फिर वो गर्भवती हो गई थी या किसी ने चाटा मार दिया तो मर गई थी? ये मजाक चल रहा है क्या? ऐसे ही बंगाल में 22% जो है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो क्राइम रेट बढ़ गया है। ऐसे ही NCRB की डेटा जो है आपके सारा काला चिट्ठा खोल रही है। ऐसे ही जो है आप पार्क स्ट्रीट में भी ममता बनर्जी का वो वक्तव्य याद कीजिए चित्रा जी, जब उन्होंने क्या कहा था कि ये पूरा सज्जित कार्यक्रम है। उन्होंने ये कहा था कि उनके जो एक नेता थे उन्होंने ये भी कहा था सुजय जॉर्डन को कि वो एक सेक्स वर्कर है। और बाद में क्या हुआ चित्रा जी? वो पूरा का पूरा केस सच साबित हुआ और वो सारे के सारे जेल में सड़े। लेकिन मुख्यमंत्री का और मैं 2012 का आपको एक बयान याद दिला दूं ममता बनर्जी का, कि कोई रेप के लिए उनके जो हृदय में जो निर्ममता है, ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? रेप इसलिए होता है महिला मुख्यमंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। साथ घूमते हैं। एक महिला मुख्यमंत्री इस तरह का अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देंगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, ममता बनर्जी का कहना है कि दरअसल ऐसा दिखाया जा रहा है कि रेप की वजह से हत्या हुई, जबकि पूरा का पूरा मामला लव अफेयर का था। और ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर लव जिहाद को रोक दिया जाएगा और प्यार करने वालों को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, यदि किसी राज्य की मुख्यमंत्री यह बयान दे तो कितना हास्यास्पद, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। क्यों? 14 वर्ष की लड़की के साथ अफेयर हो सकता है? टीएमसी के समर्थन में बताएं, यदि कोई 14 वर्ष की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए और वह गर्भवती हो तो वो कानूनन रेप है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। और चलिए, आप जो कह रही हैं ममता बनर्जी, यदि वो उसी को मान ले तो उसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। अरे बजाय उसके जो सरासर गैर कानूनी बात है उसको मंच से खड़े होकर डिफेंड कर रही हैं। और उसके बाद अगर कोई 14 वर्ष की बच्ची गर्भवती होती है, रिजुदत्ता जी बताइएगा, उठा के तुरंत उसको, बल्कि उसके ऊपर तो पॉस्को भी लगना चाहिए, यानी नाबालिग के साथ दुराचार करने का भी उसके ऊपर लगना चाहिए, जिसमें कि मृत्यु दंड का प्रावधान है, जो हमारी सरकार ने आके किया था। मगर चित्रा जी, मुझे दुख जानते क्या होता है? ये महिला मुख्यमंत्री बोल रही है वो तो अलग है, वो महिलाएं कहां चली गई? वुमेन एक्टिविस्ट जो बहुत सक्रिय होकर खड़ी हो जाती थी किसी भी मुद्दे के ऊपर, आज इतनी दुर्दांत और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऊपर भारत में वो सभी वामपंथी महिला एक्टिविस्ट मुंह में दही जमा कर बैठ गई हैं। तो ये घटना सिर्फ बंगाल की हिंसा ही नहीं, भारत की राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ही नहीं, बल्कि भारत में महिला अधिकारों के ऊपर जो तथाकथित एक्टिविस्ट हैं उनके मन में भी कितनी राजनीति है, इसका प्रमाण है। और चित्रा जी याद करिए, ठीक ऐसा ही वाकया तो मुलायम सिंह ने किया था। वो जो बयान दिया था लड़कों से गलती हो जाती है, उसमें भी यही था। 2 बच्चियों ने आत्महत्या की थी और उसके बाद स्टैंड ये था कि दोनों के बीच में अफेयर था। और कुछ ममता जी का बयान और उनके बयान में आप गजब का साम्य देखेंगे कि अफेयर था कि झगड़ा था कि ये था, और मुलायम सिंह ने कहा था गलती हो जाती है। इससे बहुत साफ है कि ये तथाकथित, अब मैं बात कह रहा हूं किसी को अन्यथा, तथाकथित सेकुलर जमात वाले लोग कितने सेकुलर हो जाते हैं अपराध के मामले में भी। वोट बैंक पे कितना नाप तोलकर अपराध की बात देखी जाती है। वहां पे सपा की सरकार में पीड़ित और आरोपी की जाति देख कर तय होता था, यहां पर भी पीड़ित और आरोपी का राजनीतिक पक्ष या मजहब देख के तय होता है। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जवाब घटना दीजिए। है। और हमारे टीएमसी के प्रवक्ता बता दें कि यदि ममता जी अपने बयान पे कायम है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर? नहीं, ये 14 साल वाली भी जो बात है, क्या 14 साल की बच्ची लव अफेयर और गर्भवती होने के मामले में
क्या क्या मामले बनते हैं? और इस तरह से मुंह मत बनाइए रिजू दत्ता जी। यहाँ पर आपका फेस एक्सप्रेशन देखने के लिए हमने नहीं बुलाया है आपको। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, आप लोगों को इस बारे में एहसास बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल एहसास नहीं है। यहाँ पर बैठकर एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया गया है रिजू दत्ता जी। या तो आप लोग होमवर्क कर लें या सुधांशु जी भी थोड़ा होमवर्क कर लें। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जो उनके बयान के ऊपर उनके ऊपर पॉस्को भी लगाया गया है, गैंगरेप के सेक्शंस भी लगे हैं और मर्डर के सेक्शंस भी लगे हैं और सारा कार्रवाई हो चुका है। अरे कितने भी सेक्शन लगा लीजिए, अगर मुख्यमंत्री कहेंगे कि लव अफेयर था, कल को छूट जाएगा, कल को छूट जाएगा ना। अगर एक चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि ये लव अफेयर था और आरोप गलत है, तो फिर तो कल को छूट जाएगा। ये तो क्लीन चिट हो गई ना। एक आरोपी को पहले ही क्लीन चिट देना हो गया रिजू दत्ता जी, जांच के ठीक पहले। आप एक वरिष्ठ पत्रकार बिल्कुल हूँ, और इसीलिए सवाल पूछ रहे हो रिजू दत्ता जी, क्योंकि एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया है यहाँ पर आपको। जिसके पास पॉस्को केस, मर्डर केस और गैंगरेप केस लगा हुआ है, उसको बेल मिल जाएगा। अरे फिर जब पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह के बयान दिए जाएंगे, केस कमजोर हो जाएगा, कल को छोड़ दिया जाएगा। जब राज्य सरकार की ओर से ही आरोपी की बचाव की जाएगी, तो फिर क्या माना जा सकता है इस बाबत? ये सब बातों की कोई मतलब बिल्कुल मतलब है, बिल्कुल मतलब है। आपको मतलब नहीं होगा, हमें बिल्कुल मतलब है। अभी 4 दिन पहले ही 40 साल की एक महिला की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। कुछ दिन पहले ही 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। मीडिया को सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को नीचा दिखाने का ये षड्यंत्र काम नहीं करेगा। पुलिस ने चार्ज फाइल, मुख्यमंत्री बयान दे 14 साल की बच्ची के बारे में बेहद गैर जिम्मेदाराना, और मीडिया आपसे पलट कर सवाल पूछ ले तो मीडिया ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी। बीजेपी का नहीं, मैं सुधांशु जी को इतना बोलूंगा, सुधांशु जी आप वरिष्ठ सांसद है और हमारे विपक्ष में है, आपका बनना, आपका हमारा विरोध करना बनता है, बट जो लोग और आपकी पार्टी जो उन्नाव हथरास के निर्देशक है ना, उनसे ये सब बातें शोभा नहीं देती सर, तो इसको रखिए। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, तौसीफ खान उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ये लोग बार बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, और यूपी में ममता बनर्जी का भी बयान है कि ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है कि लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश तो रेप कैपिटल है इस देश का। ठीक है सर, आंकड़े लेकर बैठी हूँ, अभी बता रही हूँ मैं आपको। एनसीआर में अभी भी कलकत्ता अगर जानकारी कर ले। हाँ रिजू दत्ता जी, अगर आप एनसीआरबी का डाटा लेंगे तो सबसे ज्यादा रेप के मामले में, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान है नंबर 1। दूसरी बात, ममता जी इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री है, उन्हें यही नहीं पता कि लव जिहाद शब्द आया कहां से है। ये लव जिहाद शब्द उत्तर प्रदेश से नहीं आया है, न संघ और भाजपा ने लाया है, या केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने सबसे पहले बयान दिया था। और केरल के हाई कोर्ट में केरल की एसटीएफ ने 5000 केसों की अध्ययन करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट दर्ज की है, उसमें कहा गया है कि 1995 के बाद से जो 5000 मामले हैं, ये सामान्य सहज प्रेम प्रसंग के नहीं है। ये बाकायदा एक योजना है जिसमें कि हिंदू और ईसाई मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग की लड़कियों को षड्यंत्र पूर्वक, छल पूर्वक नाम बदलकर पहले प्रेम के जाल में फंसाकर कन्वर्ट करने की बात है। भाई इसका जवाब आप उत्तर प्रदेश से क्यों पूछ रहे हैं? आश्चर्य की बात है भाई। देखिए कितना झूठ। पहली बात, अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रही है और आप ये कहते हैं तो आप जांच को प्रभावित करते हैं, अन्यथा मुख्यमंत्री कह रही तो उन्होंने निष्कर्ष ड्रॉ कर दिया कि 14 साल का था, अफेयर था, चलो कार्रवाई हो गई। और लव जिहाद उत्तर प्रदेश में कहां से आया? केरल का मामला, और उत्तर प्रदेश से बोल रहे हाँ ये यूपी नहीं है। यूपी इसलिए नहीं है, यूपी में किसी की हैसियत नहीं है कि जाकर अपनी बस्ती दिखाए और पाकिस्तान के पत्रकार को दिखाकर कहे देखो ये मेरा इलाका है, ये मिनी पाकिस्तान है, और उसके बाद फरहाद हाकिम की तरह जलवाए जलाल के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार में रहे। उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है कि रोहिंग्या की बस्ती में कोई कहे ये ममता बनर्जी का बंगाल है, यहाँ पे कोई मुझे हटा नहीं सकता। ये किसी की उत्तर प्रदेश में हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक सेकेंड, नवरात्र के जुलूस पर प्रतिबंध नहीं है। एक सेकेंड, राजनीति करते, इसलिए 3 बार हम लोग एक सेकेंड, जनता आशीर्वाद इसीलिए देती है, सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है उसके बाद। रिजू दत्ता जी, अगर जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो सर्टिफिकेट नहीं दे दिया है कि एक 14 साल की मासूम बच्चे को कटघरे में खड़ा करके उसकी मौत के बाद उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए। इतनी कम से कम संवेदनशीलता की उम्मीद रिजू दत्ता जी हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल कीचड़ उछाला जा रहा है। ममता बनर्जी का बयान सुनिए, तौसीफ खान साहब। एक सेकंड रिजू दत्ता जी, बड़ा अच्छा कि आपने सर्टिफिकेट दे दिया। अगर 14 साल की बच्ची की मौत के मामले को आपसे सवाल पूछना, आपको कटघरे में खड़ा करना, अगर इस पर आप मुझे सर्टिफिकेट बांटेंगे तो यह भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा है।
जहां पर 8 लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, जहां पर 40 साल की एक महिला के साथ 2 दिन पहले की घटना है, रेप के बाद उसको मार दिया जाता है, 14 साल की बच्ची की मृत्यु हो जाती है, परिवार वाले दर दर की अब ठोकरें खाते हैं ताकि इंसाफ मिल जाए और मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया जाता है। अगर इस मुद्दे को उठाना और हमें कटघरे में आपको खड़ा करना है तो करते रहिए और ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे रिजू दत्ता जी। अब सुन लीजिए, एक सेकंड सुनिए ना रिजू दत्ता जी, सुन लीजिए ना रिजू दत्ता जी, सुन लीजिए, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। यहाँ पर यही नहीं देखा जाता कि कौन सा राज्य है कौन सा नहीं। एक मुख्यमंत्री का ये बयान है रिजू दत्ता जी, किसी आम आदमी का बयान नहीं है, एक मुख्यमंत्री का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। सुनिए ना, दर्शकों को जानने दीजिए, दर्शकों को जानने दीजिए कि आगे क्या बोला है ममता बनर्जी ने दफ्तरों। एक सेकेंड सर, रिजू दत्ता जी ये सर्टिफिकेट मत बांटिए, है ना, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे को हम लोग उठाते हैं। सुन लीजिए अपनी दीदी जी का, आप सुन लीजिए आगे का बयान। पुलिस को सबूत कहां से मिलेगा कि उसके साथ रेप हुआ, कि वो गर्भवती थी या फिर कोई अन्य कारण था, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा जिसके बाद वो बीमार पड़ गई। अरे उस लड़की की मौत हो चुकी है, तौसीफ खान, और इस तरह का बयान दे रही है ममता बनर्जी, थप्पड़ मारने से उसकी तुलना की जा रही है। देखिए चित्रा जी और सुधांशु जी भी बैठे हुए हैं, आप दोनों एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, आप एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है और वो एक एक्सपीरियंस सांसद है। आप लोगों की बातों से दर्शकों को ये समझ में आएगा जैसे कि बंगाल पुलिस ने उनके ऊपर में मानो के रेप का नहीं सुसाइड का केस चलाया हो। तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों के लिए, और मेरे बाद उम्मीद है आप भी इस बात को स्पष्ट कर देंगी कि जो मामला दर्ज हुआ है वो रेप और मर्डर का हुआ है। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो बतौर गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, उनके स्टेज में उस वक्त डीजी मौजूद था। उन्होंने बताया कि जो केस की तफ्तीश होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें सारे एंगल को देखा जाएगा, हर एक पहलू पे इन्वेस्टिगेशन होगा, और उस पहलू को गिनाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे पहलू भी गिने जाएंगे। हमारे बंगाल की जो मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनका स्टेटमेंट आया कि सरकार की पॉलिसी, तृणमूल पार्टी की पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। लड़की की मौत के बाद कहा जाएगा प्रेम प्रसंग है, लेकिन उसे नहीं दिखाया जाता। कल ही एक गिरफ्तारी हो गई थी, दूसरी आज एक दूसरी गिरफ्तारी हुई है। मामले की तफ्तीश चल रही, छानबीन चल रही, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन टीवी में इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे मान लो कि वो केस जो है सुसाइड का कर दिया गया। तो टीवी में बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा कि ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया है? चल रहा है टीवी में बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा कि एक मुख्यमंत्री की ओर से क्या बयान दिया गया है? नहीं बताइए, लेकिन क्या हमने उसमें क्या तोड़ मरोड़ के हमने बताया है? क्या तोड़ मरोड़ के बताया गया है? लेकिन वो टीवी से इतना डर क्यों लगता है आप लोगों को? पुलिस जो है, डीजी जो है, वो उनको रिपोर्ट करता है, पुलिस की तफ्तीश की रिपोर्ट उनके पास आती है। हाँ। और एज अ होम मिनिस्टर, वो गृह मंत्री, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो अगर उनकी जिम्मेदारी बयान सामने आएगा कि पुलिस को सबूत कहां से मिलेगा जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया? तो बाकी चीजें तो जहां तक रेप केसेस की बात है, आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। मौजूद है, जब पहले ही मुख्यमंत्री ये बोल देती है तौसीफ खान कि सबूत कहां से मिलेगा, मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। बीजेपी मान लिया जाना कि सबूत नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ रेप केसेस है। बीजेपी के लीडर है गुजरात रेप केस में, बीजेपी के लीडर कितने सर, मेरे पास में 28 केस का लिस्ट मौजूद है। प्लीज बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन लीजिए, उनको जेल में डालिए। सुधांशु जी, अगर आपके दिल में दर्द है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन रुकना चाहिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को संगीनी के साथ लेना चाहिए, तो जितने बीजेपी नेता लिस्ट है उसका कि रेप के अक्यूज है, डालिए उनको जेल में, ताकि देश में एक मैसेज जाए। अरे थोड़ा उस 14 साल के बच्चे के बारे में भी बात कर लीजिए, तो थोड़ा उस 14 साल के बच्चे के बारे में भी बात कर लीजिए। बिल्कुल, उसका परिवार आपको सुन रहा होगा। तौसीफ खान, तो एक बार जवाब दे लीजिए, क्योंकि बीजेपी को लेकर आपने सवाल उठाए हैं। एक बार सुधांशु जी का जवाब सुन लीजिए, फिर लौट लूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। आपकी बात का मैं उत्तर दोनों पक्ष पे देता हूं, टेक्निकल भी, पॉलिटिकल भी। आपने तकनीकी ढंग से कहा कि जांच हर पहलू पे होनी चाहिए। जांच हर पहलू पे कौन करेगा? जांच एजेंसी यानी पुलिस। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी जी गृह मंत्री हैं, तो इस कारण से उन्होंने इस पे बयान दिया, ठीक है। ये बताइए उन्होंने बयान कहां दिया? गृह मंत्रालय की बैठक में या सार्वजनिक कार्यक्रम में?
गृह मंत्री के रूप में किसी जांच के किन पहलुओं पे जांच हो, पहली बात यह गृह मंत्री का विषय नहीं है, जांच एजेंसी का विषय है। जांच एजेंसी सारे पहलुओं पे जांच करके गृह मंत्री को रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट दे दी क्या? और अगर दी तो यह गृह मंत्रालय की बैठक में टिप्पणी करता है गृह मंत्री कि इस पे जांच करिए या उस पे जांच करिए, यह सही लग रहा कि वो सही। ये सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर भाषण देना, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये गृह मंत्री का बयान है या एक नेता का बयान? कहां पे नेता का संवेदनहीन निर्मम बयान है जो गृह मंत्री का चोला ओढ़कर या करने का प्रयास कर रहा है। अब मैं पॉलिटिकल बात कहता हूं। तौसीफ जी ये बताइए, अनेक राज्यों में हम लोग विपक्ष में हैं, अनेक राज्यों में हम लोग सत्ता में हैं, हम विपक्ष में भी हैं, राजस्थान में है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ये बलात्कार क्यों होते हैं सिर्फ बंगाल में और केरल में, 2 जगहों पे क्यों होते हैं? इसका जवाब मुझे चाहिए। 14 साल की बच्ची हम राजनीतिक भी विपक्ष में और हम तमाम जगह सत्ता में हूं। ये आरोप की राजनीतिक कार्यकर्ता में चाहे बुजुर्ग महिला हो या 14 साल की बच्ची हो, उसके साथ राजनीतिक कारणों से हत्या, राजनीतिक कारण से पेड़ पे लटका देना, राजनीतिक कारण से हाथ काट देना, राजनीतिक कारण से बलात्कार का आरोप, राजनीतिक कारण से जला के राख कर देना, ये सिर्फ बंगाल में क्यों होता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। और यह ममता जी के बंगाल में क्यों? अन्यथा आप विनम्रता से कोई दूसरा बता दीजिए राज्य जहां ऐसा होता हो। ये सिर्फ कश्मीर में होता था और यहाँ होता। कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ चुके हैं। आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के और पश्चिम बंगाल बीजेपी के आप प्रभारी भी रहे हैं चुनावों के दौरान। बहुत स्वागत है आपका कैलाश विजयवर्गीय जी। ये जो 14 साल की बच्ची की मौत और रेप का मामला सामने आया है, उस पर ममता बनर्जी की ओर से ये कहा जा रहा है कि लव अफेयर का ये मामला हो सकता है। उनकी ओर से इस बात का भी जिक्र किया गया कि ये कोई बीजेपी नहीं कि यहाँ पर मैं लव जिहाद करने लगूं। क्या है इस पर आपका जवाब? बिल्कुल चित्रा जी, बंगाल एक ऐसा प्रदेश है हमारा जहाँ लॉ लेस गवर्नमेंट क्या होती है अगर देखना हो तो बंगाल में देखें। बंगाल में महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं के साथ बलात्कार और मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की जवाबदारी उनके पास है। वो पहले से ही डिसाइड कर देते कि अपराधी कौन है और कौन नहीं है। जब गृह मंत्री स्वयं अगर डिसाइड कर दे कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ तो जांच एजेंसी क्या करेगी उसमें? और विशेषकर बंगाल के अंदर तो ऐसा है कि टीएमसी का कार्यकर्ता कुछ भी कर सकता है। उसको बलात्कार करने का लाइसेंस है, उसको हत्या करने का लाइसेंस है, उसको लूट करने का लाइसेंस है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको संरक्षण ममता जी नैतिक रूप से देती है। मतलब मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि मैं ये कहूँ कि नैतिक रूप से समर्थन देती हूँ, पर हमने देखा है कि नैतिक रूप से समर्थन देती है कि बलात्कार करके और टीएमसी कार्यकर्ता कोई बात नहीं, हम संभालेंगे आपको। इस प्रकार का माहौल बंगाल के अंदर हो गया और अराजकता सी है बिल्कुल कि टीएमसी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ भी करने का लाइसेंस दे रखा है ममता जी ने। ये बहुत चिंता की बात है और बहुत शर्म की बात है डेमोक्रेसी की। हालांकि इसमें पूरे मामले में बाल आयोग जांच करेगा क्योंकि लड़की की उम्र 14 साल की है, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष ये भी है, उनकी ओर से जो बयान दिया गया है कि पुलिस सबूत कहां से लेकर आए कि उसके साथ रेप हुआ या फिर वो गर्भवती हो गई थी या फिर कोई अन्य कारण थे, किसी ने थप्पड़ मारा जिसके बाद वो बीमार पड़ गई हो। मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। कैलाश विजयवर्गीय जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि आरोपी है, बलात्कार हुआ है, पर गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वह बहुत शर्मनाक है और इसकी जांच को प्रभावित करता है। और इसलिए बाल आयोग क्या जांच करेगा, दिल्ली से बाल आयोग की टीम जाएगी, पर लोकल अधिकारी तो टीएमसी के पुलिस अधिकारी, थाना अधिकारी टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। जो दीदी ने बोल दिया वो सही, वो बाल आयोग को समझते ही नहीं है। मैंने बाल आयोग के और महिला आयोग के लोगों को भागते हुए अपनी आंखों से देखा है, अपनी जान बचाते हुए। तो वहां पर बाल आयोग को और महिला आयोग को कुछ समझते नहीं है। पर यह बात सही है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है और प्रजातंत्र सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं है। हम डेमोक्रेसी की वहां पर स्थापना करेंगे और उसमें आप लोगों का सहयोग भी लगेगा। बंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना करना और ये तानाशाही और अराजकता को समाप्त करना, ये हमारा संकल्प है। इस पूरे मामले में फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से बार बार अगर लव अफेयर की बात कही जाएगी तो सवाल पलट के पूछे जाएंगे कि फिर निष्पक्ष जांच पश्चिम बंगाल में इस पूरे मामले में कैसे आगे बढ़ेगी? राज्य की कोई भी एजेंसी इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। वहां एसआईटी नाम का एक कार्यालय है, उस कार्यालय के 4 अधिकारी जाके जांच करने जाते हैं। वह जांच वही करते हैं जो टीएमसी कार्यालय से रिपोर्ट आती है। जो रिपोर्ट टीएमसी कार्यालय से आती है, एसआईटी की जांच की वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है। 100 ऐसी एसआईटीओ ने जांच की, एक भी अपराधी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हजारों सैकड़ों की संख्या में वहां पर हत्याएं हुई है, एक भी अपराधी को आज तक सजा नहीं मिली है। ये दुर्भाग्य है बंगाल में।
लेकिन इसी के साथ टीएमसी के नेता पलटकर आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि टॉप 5 अगर स्टेट निकालकर देख लिए जाएं तो उसमें पश्चिम बंगाल नहीं आता है, राजस्थान पहले नंबर पर, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, असम है, जिसमें 3 राज्यों में आपकी सरकार है। तो वहां से बार बार ये आंकड़े दिए जाते हैं कि बीजेपी शासित राज्य बीजेपी के नेताओं को नजर क्यों नहीं आते। तो इसका मतलब है कि वहां पर जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हमने वहां की भी निंदा की है। हमारे राज्य में भी अगर इस प्रकार की घटना होगी जहां हमारा शासन है तो हम उसकी निंदा करेंगे। महिलाओं का सम्मान करना ये हमारा प्रथम उद्देश्य। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर शहडोल के पास एक बालिका के साथ बलात्कार हुआ। रेप करने वालों को पूरा बुलडोजर से उसका मकान उड़ा दिया गया। वे सारे लोग जेल के अंदर हैं। जो भगे हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और इसलिए कार्रवाई सख्त होना चाहिए। देखिए घटनाएं कभी भी रुकती नहीं, इतना बड़ा समाज है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, घटनाएं होगी। पर घटना होने के बाद सरकार की भूमिका क्या है? गृह मंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह मंत्री क्या भूमिका है? वो अगर इस प्रकार ममता जी जैसे बयान देंगे तो वहां पर क्या लॉ एंड ऑर्डर कायम रह सकता है? आप लोगों की ओर से बार बार इस पूरे मामले में कहा गया कि चूंकि टीएमसी नेता का बेटा है, इस वजह से बचाने की कोशिश के तहत ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया है, लेकिन उसके बेटे की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के लोगों का कहना है कि नहीं, ये गलत तरीके से बीजेपी प्रस्तुत कर रही है, टीएमसी से उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि टीएमसी के लोगों को वहां पर बलात्कार करने का लाइसेंस है, हत्या करने का लाइसेंस है, लूट करने का लाइसेंस है। वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की भी अराजकता कर सकते हैं। यदि टीएमसी का कार्यकर्ता है तो उसको अधिकार है। यही दुर्भाग्य है बंगाल की जनता का और यही जनता वहां पर सफर कर रही है। एक आखिरी सवाल, इस पूरे मामले में परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और हम चाहेंगे कि सेंट्रल एजेंसी जैसे बाल आयोग वहां पर जा रहा है, बाल आयोग के लोगों को हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग करेंगे और इसमें इस प्रकार के लोगों को बेपर्दा करने का काम हमारी पार्टी भी करेगी और बाल आयोग से भी हमें अपेक्षा है कि वो जाकर निष्पक्षता से जांच करें। हम पूरी तरीके से उस परिवार के साथ हैं और उनकी मदद करेंगे। साथ साथ आप लोग नजर कैसे बनाए रखेंगे? आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता पूरे मामले की जांच पर नजर रखेंगे। नहीं, हमारे कार्यकर्ता रखेंगे। आज भी उनके परिवार से संपर्क में हमारे कार्यकर्ता और उनको मदद कर रहे हैं। इस प्रकार के जहां पर भी जाति बंगाल के अंदर होती है, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और खड़े रहते हैं। बंगाल में इस तरह की स्थिति हर गुजरते दिन में बनती हुई क्यों चली जा रही है, जबकि टीएमसी का यह दावा है कि प्रचंड तरीके से हमने जीत हासिल की, बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं होता है, इसी वजह से तमाम छोटे मामलों को भी बड़ा करके वो लगातार कटघरे में हमें खड़ा करती है, जबकि कई बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जहां पर हालात बंगाल से ज्यादा खराब हैं। देखिए बंगाल के अंदर जीत का जो अहंकार दीदी को आया और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को आया है, इसके कारण अराजकता हुई है। जीत को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बस जीत हजम नहीं हो रही है। हमने हार स्वीकार की, हमने कहा कि हम हारे हैं और अगली बार के लिए हम संघर्ष करेंगे। पर हमने तो बहुत कुछ पाया, हम 3 से 77 तक पहुंचे, हमने काफी पाया। आने वाले समय में हम 200 तक पहुंचेंगे, हमें बिल्कुल उसमें शंका नहीं है। पर जीत के बाद सरकार को जिस ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना चाहिए, दुर्भाग्य से जीत ममता जी को हजम नहीं हो रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हो रही है और अराजकता बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के रिजू दत्ता जी, सीधे कैलाश जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसी सवाल के साथ में आपके पास आते हुए, क्या आप लोगों को जो जीत है वो हजम नहीं हो रही है? इस वजह से बार बार इस तरह के तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं, एक बच्चे के मामले में भी, और जो और मामले उन्होंने उठाए हैं आपके ऊपर, उस पर भी जवाब दीजिए रिजू दी। मैं बता रहा हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी लास्ट दिखे थे बंगाल में 1 मई 2021 में। उसके बाद वो बंगाल मुड़ के नहीं आए थे। उनको बंगाल का प्रभारी बनाया गया था कि बंगाल अगर जीत के दो तो तुमको एमपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सपना टूट गया, अभी बैठ के बेतुकी बातें कर रहे हैं बंगाल के बारे में। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जो लास्ट में उन्होंने बात बोली ना कि उनको जीत हजम नहीं हो रही, ये उल्टा है। 2 मई 2021 के बाद बीजेपी के जो यहाँ पर नेता थे सब बेकार हो गए, जो अपने प्रोफेसर के तौर पे लॉयर्स है और उनका जो राजनीति है कोर्ट रूम के अंदर सीमित है। उनको कोई भी घटना घटती है, निंदनीय घटना, उनको लेके ये सारा विरोधी पक्ष एक साथ होकर कोर्ट में राष्ट्र प्रदेश के खिलाफ चले जाते हैं। ये सिर्फ विपक्ष दल का बंगाल और बंगाल के प्रशासन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। इससे कुछ नहीं होने वाला। पश्चिम बंगाल पुलिस ने काम किया है, हमने सारा गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल की जनता जो देखना चाहती थी वो उन्होंने देखा है और जो सुनना चाहती थी उन्होंने सुना है। इससे कुछ नहीं होने वाला। और चित्रा जी, मैं बहुत खुश हूं कि बंगाल के ऊपर इतना डिबेट होता है नेशनल चैनल्स पे।
और अच्छा है और ज्यादा हो, क्योंकि अगर यही डिबेट एमपी और यूपी में होता तो पता है ना जर्नलिस्ट का क्या होता है। तो बंगाल में एक सेकेंड रिजु दत्ता जी, एक सेकेंड रिजु दत्ता जी, ये जो सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं ना आप, पहले तो उसको बंद कीजिए। और जिस हाथरस में जाकर आपके नेता बैठकर वहां पर बैरिकेड तोड़ने और सबकी कोशिश कर रहे थे, मैं एक सेकेंड सर, मैं जर्नलिस्ट थी। रिजु दत्ता जी शांत रहिए, मैं ग्राउंड जीरो पर थी, मैंने हफ्ते भर तक हाथरस की रिपोर्टिंग की है। ये जो सर्टिफिकेट लेकर आप लोग बैठे रहते हैं ना, इस तरह की जुबान कम से कम बंद कीजिए आप लोग। और सुनिए, अब जब आईना देख ही रहे हैं, नहीं एक सेकेंड रिजु दत्ता जी, एक सेकेंड रिजु दत्ता जी, अब जब आपने सवाल पूछ लिया है तो जरा पूरा आईना देखिए, जरा पूरा आईना देखिए अब, ठीक है? क्योंकि ये नहीं जर्नलिस्ट पर सवाल नहीं रिजु दत्ता, जर्नलिस्ट पर सवाल नहीं रिजु दत्ता, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप कह रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि बंगाल पर डिबेट हो रही है, एक बच्चे के मरने पर डिबेट हो रही है, बंगाल पर डिबेट नहीं हो रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इसलिए डिबेट हो रही है, बंगाल पर डिबेट नहीं हो रही है। रिजु दत्ता जी सुनिए, रिजु दत्ता जी सुनिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, आंकड़ा सुनिए, आंकड़ा सुनिए, आंकड़ा सुनिए ना। रिपोर्टिंग की थी मैंने, ठीक है? जर्नलिस्ट को यहाँ पर कटघरे में मत खड़ा कीजिए रिजु दत्ता जी, आंकड़ा सुनिए आप, जवाब दे दीजिए ना। थोड़ी सी इनकी आवाज डाउन कीजिए। जब शीशा ये देख ही रहे हैं तो पूरा आईना देखिए, जिसमें आपका चेहरा कितना काला नजर आएगा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। 2020 में 36,439 क्राइम अगेंस्ट वुमेन, 2019 में 29,859, 2018 में 30,394। शांत रहिए, आगे भी सुनिए। मर्डर और रेप, गैंगरेप के मामले पश्चिम बंगाल में 2020 में 9 बेहद संगीन, 2019 में 7 मामले। डाउरी से मौत का मामला 2020 में 522, 444 2019 में। इस तरह के पूरे आंकड़े इस वक्त मेरे पास हैं। अगर आप और भी आईना देखना चाहेंगे तो आपको अच्छी तरह से दिखा दूंगी रिजु दत्ता। और जर्नलिस्ट को सर्टिफिकेट बांटा, एक सेकेंड सर, छोड़ दीजिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक बच्चे की मौत के मामले में यहाँ पे डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं मुझे खुशी मिल रही है कि मैं यहाँ पर बंगाल के मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आया हूँ। वो आपकी बच्ची है, आपके स्टेट की बच्ची है, मुझसे ज्यादा संवेदनशील आपको होना चाहिए था। एक सवाल का जवाब, मुझसे ज्यादा संवेदनशील आपको होना चाहिए था रिजु दत्ता जी। शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए आप लोगों को? खुशी मिल रही है आपको? एक बच्चे की मौत हो गई है, उसके परिवार में बांधा पसरा हुआ है, हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आपको बीजेपी का पक्ष रखना है। अरे मैं यहाँ पर आपको जवाब देने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ। जर्नलिस्ट मैं हूँ, नेता आप हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप हाथरस में थी, तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप हाथरस में थी 7 दिन, जो आपने कहा आपके चैनल और आपके शो पे, तो उस 7 दिन में उस बच्ची के पास आपने योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुधांशु त्रिवेदी, स्मृति ईरानी, किसी को देखा था? तो हमें मत ध्यान बांटिए मैडम, हम लोग सब यहाँ पे कौन गया था? यहाँ पे कौन गया था? देखा था मैंने, एक सेकेंड आप सुन लीजिए ना सर, देखा था मैंने, जो हाथरस के सांसद थे वो गए थे। सर्टिफिकेट देने की बात नहीं है, हर एक पीड़ित महिला, हर एक बच्ची, उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता है। बात का समर्थन करता हूँ। चित्रा जी, मैं ममता बनर्जी जी की इस बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि यह बंगाल यूपी नहीं है, सही बात है। यूपी में हम प्रचंड जीत से आए, कोई एक घटना बताइए जहां पे भाजपा कार्यकर्ताओं के हुजूम ने जाकर किसी को मारा हो, हत्या की हो, लूटपाट की हो। बंगाल में इनका जीतने के बाद हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट, आगजनी, क्योंकि यह बंगाल था, यूपी नहीं था। और उनकी इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि यहां पर लव जिहाद नहीं चलता, क्योंकि बंगाल में लव जिहाद नहीं चलता जनाब, खालिस मुसलसल जिहाद चलता है। खालिस मुसलसल जिहाद है, लव तो बहुत हिंदू मुस्लिम हिजाब। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि, अरे भाई हिंदू मुस्लिम की बात कौन कह रहा? तीसरी बात, आप उत्तर प्रदेश में आई थी किस पार्टी के समर्थन में? मैं सिर्फ एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, अब तो चुनाव परिणाम बाहर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की मानी गई है।
हमें दूसरी पार्टियों के मुकाबले 10 से 20% अधिक महिलाओं का वोट मिला है। अब यह आंकड़ा सार्वजनिक है कि यूपी की महिलाओं को लगा उनके मान सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की सबसे ज्यादा अगर किसी ने सुरक्षा की है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में। यह भी प्रमाण अब सामने है। अब तो किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। ये 3 फैक्ट मैंने बोले हैं। अब इसके बाद आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। और तीसरी बात, आपने कहा था बंगाल चुनाव में कि यूपी से गुंडे लोग आ गए, और किस पार्टी का समर्थन करने गई है? जिस पार्टी को गुंडों की पार्टी स्वर्गीय अजीत सिंह ने कहा, जिसको गुंडों की पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जिसको चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर का नारा यूपी में लगा था, जिसे मायावती जी ने कहा था। हमने अपना कोई बयान नहीं कोट किया। जवाब दे दीजिए, क्यों गुंडों का समर्थन करने गई और हमको सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट मिला? और तीसरी बात यह बता दीजिए, बंगाल है जहां लव नहीं सिर्फ जिहाद है, यह बंगाल है, यह यूपी नहीं है। इसीलिए यूपी में चुनाव जीतने के बाद शांति और बंगाल में हाहाकार और हिंसा का तांडव। नहीं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जो रेप वाले आंकड़े हैं ये उत्तर प्रदेश को लेकर घटते क्यों नहीं है? अगर यहाँ पर राजस्थान पहले नंबर पर है, 5,000 मैं आंकड़े बता देती हूँ। अच्छा सवाल, एक बार मैं आंकड़े बता देती हूँ दर्शकों को। राजस्थान के आंकड़े हैं 2020 के 5,310, यूपी नंबर 2 है 2,769, मध्य प्रदेश 2,339, महाराष्ट्र 2,061 और असम 2,061। तो यहां पर अगर हम देखेंगे 3 तो आप ही के राज्य हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, यूपी भी है, एमपी भी है, असम भी है। पहली बात। दूसरा, चित्रा जी, उत्तर प्रदेश की आबादी राजस्थान से 3-3.5 गुना है। उसके बाद बीजेपी से सवाल, वो भी ईमानदारी से बता, घबरा गया, क्योंकि हम ईमानदारी से एक एफआईआर लिखते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में एफआईआर की संख्या तय कर लीजिए और अपराधों की श्रेणी तय कर लीजिए, क्योंकि महिला के विरुद्ध अपराध छेड़खानी भी है, महिला के विरुद्ध अपराध बलात्कार भी है, महिला के विरुद्ध अपराध हत्या भी है, महिला के विरुद्ध अपराध एसिड फेंकना भी, महिलाओं के विरुद्ध संगीन अपराध करने की अब किसी की हिम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार सक्रिय है। इसीलिए मैंने बताया यूपी के चुनाव में हमने आपने सबने बैठ के विश्लेषण किया कि महिलाओं ने पुरजोर समर्थन दिया, क्योंकि उनमें विश्वास है। इस पे हम, आप, रिजू दत्ता जी, तौसीफ खान कुछ भी बोल ले, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने अपना मंतव्य साफ किया। यह तभी संभव है जब ईमानदारी से हमारी सरकार ने काम किया। रिजू दत्ता जी, देखिए, मैं सुधांशु जी को सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि पहला तो एक आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश का है उस पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने बोल दिया उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जगह है, मतलब रेप जस्टिफाइड है, जगह बड़ा है इसलिए नंबर बड़े हो सकते हैं। और उन्होंने कहा हमारे बंगाल में जिहाद होता है। मैंने कहा हम हर एफआईआर दर्ज करते हैं। आप तो वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, यूपी में इतना एफआईआर दर्ज होता है, अरे बाप रे बाप, दुनिया आपको पता है। और आपने कहा, क्या कहा, बीजेपी के विपक्ष की जो पार्टी है गुंडों की पार्टी है। हाँ, बीजेपी के विपक्ष का जो भी पार्टी है वो तो गुंडे, क्रिमिनल्स, एंटी नेशनल सब है हम लोग। बंगाल में ही जिहाद होता है ये तो आप कहेंगे, क्योंकि आपका 5 शब्द है बीजेपी और पूरे संघ परिवार के डिक्शनरी में, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान, ये 5 शब्द निकल गए तो आपका तो पॉलिटिकल करियर बीजेपी का खत्म हो जाएगा सर। इसको छोड़ के कभी आप लोगों ने एक बार भी डिबेट हुआ ये बढ़ती महंगाई पे? ये सब मुद्दे हैं, लोग मर रहे हैं और आप लोग इसी को लेके खेलते रहेंगे कि कौन हम लोग हिजाब, हलाल, लाउडस्पीकर, राज, ये सब नहीं करते। हम लोग लोगों को जो खाना है खाने देते हैं, जो पहनना है पहनने देते हैं, जिससे प्यार करना है, जिससे शादी करना है करे। हाँ। यही हमारा संविधान है। हम लोग जब रेप होता है, सुनिए ना रिजू दत्ता जी, इसीलिए रेप के मामलों में भी हम बता देते हैं कि वो तो प्यार मोहब्बत है। और 14 साल की बच्ची को लेकर इस तरह का बयान, और 14 साल की बच्ची का इस तरह, बच्चे को लेकर इस तरह का 14 साल की बच्ची का तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने राजनीतिकरण कर दिया ना आपके शो पे। उन्होंने कहा कि देखिए पॉलिटिकल, बोला कि नहीं उन्होंने आपके शो पे? मैंने खुद ऑब्जेक्ट किया, तौसीफ ने ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने कहा 14 साल का देखिए पॉलिटिकल कलर क्या है। ये कोई मतलब है? ये बहुत संवेदनशील भाषण है बीजेपी का। सुधांशु जी, जल्दी से आप बात कीजिए, उसके बाद मैं सुजाता पांडे आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं राजनीतिकरण भी करण कर रहे हैं आप इस तरह के गंभीर मामलों का। गिद्ध की राजनीति बंद होनी चाहिए। राजनीति शब्द बोला ममता जी ने। मुख्यमंत्री होकर पहली बात, सार्वजनिक जगह पर रेप की चर्चा नहीं करनी चाहिए, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। ये उन्होंने दूसरा गृह मंत्री होकर गलत काम किया और राजनीति शब्द का प्रयोग किया, और राजनीति हम कर रहे हैं मान्यवर। इतना तो भोला मत समझिए। प्रदेश की, देश की जनता को सबको भली बात ही पता। और अभी आपने बोला हिजाब हलाल, मैं विनम्रता से पूछूं, ये वो वाली तस्वीर कहां चली गई ममता जी की?
पहले खूब कोलकाता में आते थे, दिखती थी, अब तो नेट पर भी नहीं दिखती, अब तो तस्वुर में चली गई। अब बताइए रोजा अफ्तार आप लोग करते हैं कि बंद कर दिया? बिल्कुल करते हैं, तो क्या हुआ? बिल्कुल करते अच्छा हैं। बताइए, भाजपा सरकार आने से पहले अब उधर कभी नहीं ममता जाते जी हुए ने राजनीतिक मंच से चंडी मामला पाठ किया बहुत तो गंभीर बताइए। है। एक लड़की से जुड़ा हुआ मामला है, इसे उधर राजनीति नहीं आप जाते करते हुए। हैं, ठीक हम ईद इफ्तार करते है, इस पूरे मामले में मामला राजनीति बेहद आप संवेदनशील है, करते हैं, किसी चाहे भी तरह की बलात्कार का पॉलिटिक्स विषय नहीं हो होनी चाहिए। या धार्मिक आस्था का विषय। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, जिस तरह का नादिया में बच्ची के साथ मामला आया है, बीजेपी की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। नादिया कांड में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। कहा है पीड़ित परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की ओर से ये बातें कही गई हैं। ममता का बयान बेहद शर्मनाक है। सुजाता पांडे जी, जल्दी से कमेंट आप पर। क्या सीबीआई ही जांच करेगी तभी परिवार को इंसाफ मिल पाएगा, या भरोसा है राज्य सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है? देखिए चित्रा जी, किसी भी चीज को देखने के लिए उसके इतिहास में जाना जरूरी है। अगर हम हाल की ही घटनाओं को देखें, जब पोस्ट पोल वायलेंस जब हुआ, तो उसमें एनसीआरबी का जो पूरा रिपोर्ट आया था, 50 पेज की रिपोर्ट थी, जो कि कोलकाता हाईकोर्ट ने खुद ही सो मोटो लेके मांगा था कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। उसका क्या हुआ? ममता बनर्जी ने उसको सिरे से नकार दिया। आज जब ये बताया जाता है कि क्राइम रेट बंगाल में बढ़ रहा है, तो ममता बनर्जी उसको भी नकार देती है और कहती है कि ये बीजेपी और मीडिया की मिली भगत है और मीडिया सिर्फ बंगाल की चीजों को देखता है। मैं हैरान हूं रिजू दत्ता की बातों को सुन के कि जहां पे वो इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि यूपी में रेप है, लेकिन बंगाल में रेप। ठीक है, जब एक उंगली हम सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां खुद हमारी ओर भी इशारा करती हैं। इस बात को नेताओं को समझना होगा। लेकिन 14 साल की मासूम बच्ची को लेकर एक मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरह का बयान सामने आया है, निहायत ही वो गैर जिम्मेदाराना बयान है। रेप के मामले को पहले ही लव अफेयर से जोड़ दिया जाना, ये कहां तक जायज है? आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, रेप कांड पर ममता बनर्जी का बयान क्या असंवेदनशील राजनीति का नमूना है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं, 77% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 23% लोग ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं देते। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।